यह हर उस माँ बाप का दर्द है जिसका बेटा अपनी धरती छोड़कर मुंबई की फैक्ट्री में पसीना बहा रहा है। सवाल सत्ताधारी दल पर है, क्या डबल इंजन की बड़े वादे सिर्फ कागज पर थे? अगर विकास हो गया तो पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में आज भी पैर रखने की जगह क्यों नहीं है? क्या युवाओं को सरकारी नौकरी के नाम पर केवल फीस का गोरख धंधा मिला है? और क्या जानबूझकर शिक्षा और स्वास्थ्य की नींव कमजोर की जा रही है ताकि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही बना रहे? बिहार, यूपी, अन्य प्रदेशों के मिट्टी में जन्म लेने वाला हर बेटा और बेटी यही सपना देखता है कि वह अपने माँ बाप के पास रहकर अपनी जमीन पर रहकर मेहनत करेगा और नाम कमाएगा। लेकिन आज हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बिहार और अन्य राज्य ऐसे हैं जहां युवा पैदा तो होते हैं पर काम करने के लिए दूसरे राज्य में भाग जाता है। यही है पलायन, और इस पलायन को रोकने में मौजूदा सरकार बीजेपी व एनडीए पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार वादा तो करती है लेकिन वादा और हकीकत में फर्क क्या है, आइए जानते हैं। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार आएगी तो बिहार में ही कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे और किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? क्या बड़े बड़े उद्योग बिहार में आया? पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में आज भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ये ट्रेन नहीं है, ये बिहार के टूटे सपनों को ढो रही है। सवाल है देश की जनता से, आपके नेता, आपका मुख्यमंत्री कहता है कि बिहार में विकास हो गया, तो भी बताइए आपका घर का बेटा मुंबई की गंदी फैक्ट्री में क्यों काम कर रहा है? उसकी जवानी का पसीना दिल्ली व अन्य शहरों की गर्मी से क्यों सूख रहा है? क्या सरकार ने आपको ये झूठा दिलासा दिलाया है? क्या सरकारी नौकरी, फीस और परीक्षा का गोरा धंधा चल रहा है देश में? सरकारी नौकरी के लिए तो और बुरा हाल है। पहले नौकरी निकालो मत, फिर निकालो तो परीक्षा मत लो, और अगर परीक्षा लो तो रिजल्ट मत दो। मेरा बिहार का जवान आज गरीबी में जी रहा है, लेकिन जब कोई सरकारी फॉर्म भरता है तो उसे हजारों की फीस भरनी पड़ती है। ये फीस कहाँ जाती है? ये फीस बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है जो दिन रात खेत में मेहनत कर रहे हैं। ये लूट नहीं तो क्या है? ये सरकार युवाओं को नौकरी नहीं बल्कि फीस का धंधा बनाकर बैठी है। एक सवाल है मेरा देश की जनता से, मान लीजिए आपके गांव के बुजुर्ग हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं। आज आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, सोचिए जब त्योहार पर आपका बेटा आपके घर आता है तो आप खुश होते हैं या दुखी? खुश होते हैं क्योंकि वो आया है, दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अपने गांव, उसके अपने राज्य ने उसे काम नहीं दिया। का निष्कर्ष क्या निकलता है? आपके बेटे का पसीना दूसरे राज्य में क्यों गिर रहा है? क्योंकि सरकार ने बिहार, यूपी में काम करने लायक नहीं छोड़ा। यह पलायन ही है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत रोजगार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य बेहाल है, स्कूल और बीमार अस्पताल बेहाल है। बिहार में गरीबी क्यों नहीं मिट रही है? क्योंकि सरकार ने शिक्षा की नींव कमजोर कर दी है, और जब वही गरीब बीमार पड़ता है तो उसका पूरा परिवार क्यों टूट जाता है? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर पड़ी हैं। हम उस विकास की बात कर रहे हैं जो आपके गांव तक पहुंची ही नहीं, कभी नहीं पहुंची। अब इसकी वजह क्या है? शिक्षा, ज्ञान की मंदिर की बदहाली, शिक्षकों की कमी और जर्जर स्कूल। से डिटेल में जानने के लिए आगे चलना होगा। आइए देखते हैं। सरकार के आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हमारे गांव के कई स्कूलों में एक या दो टीचर 5 की क्लास तक के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। सोचिए आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा? से आसान भाषा में समझे कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, शौचालय नहीं है, टूटे हुए हैं, और कई जगह तो बारिश में छत टपकती है। क्या ये स्कूल ज्ञान का मंदिर है या भवन का खंडहर? अब जनता प्राइवेट स्कूल जाने को मजबूर है। सरकार की नाकामी का सीधा फायदा किसे हो रहा है? प्राइवेट स्कूल, कुछ माफियाओं को। जब गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो मजबूर में माँ बाप क्या करेंगे? वे खून पसीना एक करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजेंगे। का मतलब है कि सरकारी स्कूल की फीस सरकार भरती है और प्राइवेट स्कूल की फीस आपकी जेब से जाती है। सवाल यह है कि क्या सरकार ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही बना रहे? यह बात आप तय करेंगे, यह सब आप पे छोड़ा जाता है। मान लीजिए अगर आप गंभीर बीमारी में पड़ जाएं
तो यहाँ स्वास्थ्य इलाज नहीं बस धक्का है। स्वास्थ्य इलाज नहीं मिलेगा, केवल धक्का ही मिलेगा। अस्पताल नहीं, रेफर सेंटर है, आपको बार बार रेफर किया जाता है। कहीं साफ सुथरा इलाज नहीं है। आइए जानते हैं क्यों। गाँव के स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PSC पर ताला लटका रहता है। वहाँ डॉक्टर मिलते ही नहीं, और अगर मिल भी गए तो दवा ही नहीं मिलती। अस्पताल नहीं है, ये बस एक जगह से दूसरी जगह रेफर भेजने करने के सेंटर बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, आपके परिवार में किसी को रात के 2 बजे अचानक दिल का दौरा पड़ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए। पर मालिक की कृपा से ऐसा ना हो, मैं उदाहरण के तौर पे ऐसा ही बता रहा हूँ। तो आप कहाँ जाएंगे? पहले गाँव के अस्पताल, फिर जिला के अस्पताल, और यहाँ से सीधा पटना या दिल्ली तक पहुँचते हैं। तब तक देर हो चुकी होती है। मतलब अस्पताल है पर इलाज का सामान नहीं है। डॉक्टर तो हैं पर ना दवा मिलती है, ना मशीन चलती है, न ठीक ठाक से इलाज हो पाता है। सरकार कहती है सबको मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन जब अस्पताल जाते हैं तो बाहर के मेडिकल दुकान में महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ताले मशीन है तो चलने वाला नहीं है, डॉक्टर है तो उपकरण नहीं है। आसान भाषा में इसे समझे तो जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप किसके पास जाते हैं? भगवान के पास या फिर पटना के प्राइवेट डॉक्टर के पास? सरकारी अस्पताल में जो इलाज मुफ्त होना चाहिए था उसके लिए आपकी पूरी साल भर की कमाई लग जाती है। क्या यही विकास है जहां गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जीवन की 2 आँखें हैं। अगर ये दोनों आँख कमजोर होगी तो कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। मौजूदा सरकार ने इन दोनों आंखों पर पट्टी बांध रखी है ताकि आप गरीबी और मजबूरी के अंधेरे में बाहर ना निकल सकें। इस चुनाव में यह सवाल हर नेता से पूछिए कि स्कूल और अस्पताल पहले क्यों नहीं बने। सरकारें कहती हैं कि भ्रष्टाचार और बाबूशाही रिश्वतखोरी का राज खत्म हो गया है। आइए यह भी जान लेते हैं आज बिहार और अन्य प्रदेशों की सबसे बड़ी त्रसदी क्या है। ये नहीं कि नेता बदल गए, त्रसदी ये है कि व्यवस्था नहीं बदली। सरकार बदल जाती है, झंडे बदल जाते हैं, पर ब्लॉक का बाबू अधिकारी नहीं बदलता। गांव में कहावत है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, दाल में नमक तो डालना ही पड़ता है। और यहाँ नमक नहीं, पूरी थैली डालनी पड़ती है, यानी कि रिश्वत देनी पड़ती है भाई। यानी छोटे काम की बड़ी मजबूरी। सरकारें बड़े बड़े वादे तो करती है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सरकारी काम आसान हो गया है, लेकिन गाँव का किसान जब अपने जमीन का कागज ताकि खारिज बनवाने जाता है तो वहाँ कौन सा ऑनलाइन चलता है? वहाँ तो हाथ से नोट चलता है भाई। राशन कार्ड, गरीब को राशन कार्ड बनवाना है तो बाबू कहता है पहले 500 दो तब तुम्हारा कागज आगे बढ़ेगा। आवास योजना, किसी गरीब को इंदिरा आवास योजना मिला है तो मुखिया या दलाल कहता है कि पहला किस्त तो मिल जाएगा लेकिन 10,000 मुझे दो, तभी दूसरा किस्त के लिए फाइल आगे जाएगी। मतलब यह है कि बिना घूस दिए आपका ये काम हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो कौन कहता है कि बिहार के भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? यह झूठ है। यह लूट आज भी जारी है और इस लूट को रोकने में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। यहाँ बिचौलिया का खेल और योजना की चोरी। सरकारी योजना गरीब के लिए चलती है लेकिन क्या वो गरीब तक पहुँचती है? नहीं, बीच में एक बिचौलिया की फौज, मिडिल मैन खड़ी है। ये कौन है? ये वह लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों के बाहर घूमते हैं और गरीबों के नाम पर आने वाले पैसा पहले ही खा जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, विधवा पेंशन हो या वृद्धि पेंशन हो या किसानों का मुआवजा हो, पैसा जब बैंक खाते में आता है बिचौलिया कहता है 5,000 तुम्हारे खाते में आए हैं, 1,000 मुझे दे दो तभी तुम्हें पैसा निकालने दिया जाएगा या तभी तुम्हारे अगले किस्त आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये कैसी सरकार है जो अपने ही लोगों के उनके हक का पैसा नहीं लेने देती है? कि निष्कर्ष क्या निकलता है आपको पता है? भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये हमारे सम्मान की चोरी है। जब एक बूढ़ा किसान अपने हक की कागज बनवाने जाता है और उसे रिश्वत देनी पड़ती है तो ये उस किसान का नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे बिहार देश का अपमान होता है। सवाल है कि सरकार ने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो फिर ये लूट कौन मचा रहा है? ये बाबू किसके कहने पर चल रहा है? इस चुनाव में उस रिश्वतखोरी के नाम पर वोट मत देना जो आपको नीचा दिखाता है। आगे आइए, जातिगत जनगणना गिनती हुई
पर गरीबी नहीं मिटी। वायदा क्या था और हुआ क्या? जनगणना इसलिए हुई थी ताकि पता चले कि किसकी कितनी आबादी है और उस हिसाब से उसको उनका हिस्सा मिल सके, यानी जितनी आबादी है उतना हक मिले। जो आंकड़े आए तो पता चला कि पिछड़े वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है। सरकार को डर लगा कि अब इन्हें नौकरी और योजनाएं ज्यादा देने पड़ेंगे, इसलिए हक देने के नाम पर राजनीति शुरू हो गई और मामला कोर्ट कचहरी में अटका दिया गया। सरकार ने आपकी गिनती करवा ली पर आपका भला नहीं किया। यह सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा था जिससे गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ। जनता का सवाल है, इन सब से निष्कर्ष क्या निकला? अगर जनगणना हुई तो आज भी हमारा बच्चा बिना टीचर के स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? अगर सब पता चल गया तो गरीबों अभी भी उसका घर क्यों नहीं मिला? सवाल सीधा है, जब गिनती हो गई तो गरीबी क्यों नहीं मिटी? क्या सरकार ये काम वोट के लिए किया था, आपकी भलाई के लिए किया था या किस लिए किया था? सरकार ने कहा था कि किसान की आय 2 गुनी कर देंगे, पर 2 गुनी तो छोड़िए, किसान का खर्च 2 गुना हो गया है और दर्द 4 गुना हो गया है। आज किसान को खेतों में सबसे ज्यादा लागत लगानी पड़ती है। बाद यूरिया, DAP और इतने महंगे हो गए हैं कि पूछिए मत। लेकिन जब फसल तैयार होती है तो उसे बाजार में वही कीमत MSP नहीं मिलती। आसान भाषा में इसे समझेंगे, किसान को 100 रुपये लागत लगाकर अपनी फसल तैयार करनी पड़ती है, वापस 80 रुपये ही मिलते हैं। तो कमाई नहीं कर रहा है, वह कर्ज में डूब रहा है। सरकार को उसकी फसल सही दाम पर खरीदनी चाहिए थी पर वह खरीदती ही नहीं। पर से बिहार में हर साल क्या होता है, एक तरफ बाढ़ सब कुछ डुबो देती है, दूसरी तरफ सूखा जमीन को फाड़ देती है। सरकार के पास इन दोनों के लिए पक्की तैयारी नहीं है। उदाहरण के लिए हम बता दें कि जब बाढ़ आती है तो मुआवजा मिलती नहीं है और सूखा पड़ता है तो बिजली नहीं मिलती कि किसान पानी चला सके। किसान को प्राकृतिक आपदा के सामने अकेला छोड़ दिया जाता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? किसान आज भी भगवान भरोसे खेती कर रहा है, सरकार भरोसे नहीं। इस चुनाव में उस पार्टी को चुनिए जो किसान को मालिक बनाए, ना कि उसे मांगने वाला बना दे। वहीं आज बिहार की विपक्ष पर आते हैं। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में एक ही नारा दिया, नौकरी 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 नौकरी, और ये नारा सिर्फ नारा ही रह गया या नौकरी मिली? आइए जानते हैं। जब वो पिछली बार सरकार में आए तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे। कुछ महीनों में उन्होंने लगभग 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आज बिहार के गांव में आपको नए टीचर मिलेंगे, नए पुलिस वाले मिलेंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्हें नौकरी मिली है। यह दिखाता है कि तेजस्वी ने फाइल नहीं दबाई बल्कि दौड़ाई है। बिहार में नेता सिर्फ जाति धर्म के बात करते हैं। ये पहला नेता है जिसने सरकारी नौकरी को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता दी। हालांकि इनके फादर ने भी जातिवाद किया था। ये बताता है कि उनके पास इरादा भी है और इन नौकरियों को देने के लिए योजना भी है। जो नेता करके दिखाता है उसे एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और पार्टी है जो खेला कर सकती है, इस पार्टी को जरूर ध्यान दें। ओवैसी साहब की पार्टी का सारा जोर सीमांचल में है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 2020 में उन्होंने 5 सीट जीतकर सभी को, पूरा देश को चौंका दिया था। ओवैसी साहब के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बढ़ जाता है। यह वोट 2 जगह बढ़ जाता है। एक हिस्सा जाता है गठबंधन यानी कि कांग्रेस, RJD और इनके तमाम गठबंधन को। दूसरी जगह और जाता है MIM को यानी ओवैसी को। इसका सीधा फायदा हो जाता है बीजेपी को, बीजेपी यानी कि इंडिया को, क्योंकि बटे हुए वोटों में उनकी जीत पक्की हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ना बने तो आपको वोट बटने नहीं देना होगा। बीते दिन ही ओवैसी ने कहा कि केवल 6 सीटें सीमांचल में दे दीजिए। यानी ओवैसी चाहते हैं कि बिहार RJD कांग्रेस की गठबंधन में चुनाव लड़ना, लेकिन RJD के लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को, जिससे उनको बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। अगर ओवैसी ने 6 सीट पर चुनाव लड़ा तो वो 6 सीट पर ही रहेंगे। लेकिन अगर RJD के लोग इस बात को नहीं मानते हैं या कांग्रेस या गठबंधन के लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसका बहुत बुरा नुकसान होगा RJD को। क्योंकि अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़े तो मुस्लिम वोट और दलित वोट
सभी के सभी ओवैसी को जाएंगे और ऐसा होगा कि आधे वोट इधर जाएंगे और आधे वोट उधर जाएंगे, यानी कि आधे वोट MIM को जाएंगे और आधे वोट RJD कांग्रेस इनके गठबंधन को जाएंगे। इससे बहुत बुरा नुकसान होगा RJD को, इससे फायदा होगा BJP को। बाकी आप क्या समझते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है, लेकिन एक एक वोट बहुत कीमती है। अपना वोट एकदम सोच समझकर ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।